हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेटो को पढ़ रहे हैं और प्लेटो के आदर्श राज्य को पढ़ना चाहते हैं। वो बीए, एमए या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्लेटो की आदर्श अवधारणा राज्य की क्या है इसको पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी और ये प्लेटो से रिलेटेड आपकी वीडियो नंबर 3 रहने वाली है। इस वीडियो नंबर 3 के अंदर हम डिटेल से प्लेटो के जो आदर्श राज्य की जो कल्पना है उसको हम करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आइडियल स्टेट की काफ़ी गहन सोच विचार करने के बाद में प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की अवधारणा दी। उसको हम इस स्लाइड बाय स्लाइड को थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो आदर्श राज्य की क्या धारणा है आपको पता होना चाहिए। तो प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य की जो वर्णन है वो किसमें किया है? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? तो प्लेटो की बुक का नाम है, सभी को याद रखना है। अगर आप लोगों ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें प्लेटो को, तभी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और प्लेटो का जो चरित्र है या प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा क्यों दी इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है इन्होंने, किसमें किया है? रिपब्लिक नाम की जो इनकी बुक है उसमें। और इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि भाई जो आदर्श राज्य है वो बेसिकली समाज में न्याय स्थापित करने के लिए आदर्श राज्य की इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की है। उनके आदर्श राज्य की जो कल्पना है वो बहुत ही ज्यादा मौलिक है। मौलिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम राज्य की अवधारणाओं की बात करते हैं तो प्लेटो की बात और जो अरस्तु ने राज्य के ऊपर विचार दिए उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, स्पेशली प्लेटो के बारे में, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बताया। इन्होंने क्या किया? राज्य का चित्रण इस प्रकार से, जो आदर्श राज्य का जो चित्रण किया उन्होंने, उसके लिए कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है कि उन्होंने ऐसा ही विचार दिया कि राज्य इस प्रकार का होना चाहिए। और उन विचारों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, प्लेटो एक आदर्शवादी थे और आदर्शवादी होने के नाते ये पदार्थ की बजाय विचार को ही वास्तविक मानते थे। ये कहते थे किसी वस्तु की से ज्यादा हमें उस वस्तु के विचार पर महत्व देना चाहिए। और इसके बाद में कहते हैं कि जब हम उसका विचार ठीक ढंग से करते हैं तो वो वस्तु भी ठीक तरीके से हम प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन अगर उसका विचार ही ठीक ढंग से नहीं आता तो वस्तु को ठीक से हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो जब प्लेटो जीवित थे तो उनके समय में जो राज्य थे वो काफी ज्यादा खराब राज्य थे, परिवर्तनशील थे। परिवर्तनशील का मतलब है उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलता, परिवर्तन होता ही रहता था, क्षणभंगुर था और अव्यवस्थित या अच्छा नहीं था, वास्तविक मानते थे। वो कहते थे उस समय जो प्लेटो जब जिस एथेंस में रहते थे उनका कहना था कि वहाँ का जो राज्य है वो अव्यवस्थित है, अच्छा नहीं है। दूसरी बात, वे अपने समय में एथेंस की राजनीति तथा सामाजिक बुराई से परिचित थे। जैसा कि मैंने बताया, एथेंस में जो राज्य था उस समय, एथेंस राज्य जो था तो बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? एक आदर्श राज्य की कल्पना की। दूसरा रीजन आपको पता चल गया। तीसरी बात करें तो प्लेटो उस समय यूनान नगर के शासक के लिए आदर्श राज्य प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि उस समय यूनान की जो दशा थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। वे अपने नगर के क्षेत्र के अंदर राजनीतिक और सामाजिक सुधार लाना चाहते थे। इस वजह से भी इन्होंने क्या किया? ना आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य को सेबाइन, सेबाइन एक लेखक का नाम है, इन लेखक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कल्पना की उड़ान है, ये आलोचना करते हैं और कहते हैं ऐसा राज्य जैसा प्लेटो ने सोच लिया वो तो केवल कहाँ पर हो सकता है? सपनों में ही हो सकता है, कल्पना में ही हो सकता है। परंतु जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक का मतलब, अगर जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार इसने काफी बातें सही कही, लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा राज्य कभी बनाया जा ही नहीं सकता। एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है डनिंग। अब इनका क्या कहना है? ये डनिंग इसे रोमांस कहते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके आदर्श राज्य को जो दर्शन, शासन और साम्यवाद पर आधारित था और उसे क्रियान्वयन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो राज्य प्लेटो ने सोचा था वो राज्य बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, वो साम्यवाद पर आधारित होगा और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप अभी देख रहे हो कि अभी हमने प्लेटो ने जो राज्य सोचा वो क्यों सोचा हमने ये देखा, और जब इन्होंने सोचा तो आपको कुछ विद्वानों के नाम भी मिल रहे होंगे जो इनकी आलोचना कर रहे हैं।
हालांकि आलोचना के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि जिन बच्चों को कम प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट करके उसमें पूछ भी सके। नेक्स्ट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य का जो चित्रण है वो एक चित्रकार की तरह कहा कि भाई एक चित्रकार जिस प्रकार अपने चित्र को सुंदर बनाने के लिए इस बात पे ध्यान नहीं देता, उसकी कल्पना जो हो सकती है वो हो सकती है, ठीक उसी प्रकार से प्लेटो ने जो राज्य का अपना सिद्धांत दिया, तो उसके अंदर उन्होंने राज्य को अच्छा बनाने पर कैसे वो उसको सबसे अच्छा बना सकता है, इस बात पर जोर दिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि प्लेटो का जो राज्य है वो अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक का मतलब उसे व्यवहार में नहीं, और साथ ही साथ जिसका नमूना स्वर्ग में तैयार किया गया है, यानी एग्जाम्पल धरती पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग आलोचना करते हैं, वो कहते हैं स्वर्ग में ही ऐसा राज्य हो सकता है, धरती पे तो नहीं हो सकता। प्लेटो जिस राज्य का चित्रित करते हैं वे सबसे अच्छे राज्यों में से एक है, क्योंकि इतना अच्छा राज्य बनना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना। अब भाई राज्य जो अपने आप में एक खास राज्य है, यानी वो अपने आप में ही खास है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक अच्छा विचार है और सभी कलाओं और सभी देशों के लिए एक आदर्श हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि जो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य सोचा वो केवल प्लेटो के लिए नहीं, सभी समस्त संसार के लिए अच्छा हो सकता है। परंतु इस आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो स्वयं कहते हैं, खुद कहते हैं कि राज्य शब्दों से बनाया गया है। और मेरा विचार है कि संसार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेटो का कहना है कि राज्य जो है वो केवल और केवल पत्थरों से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है। उसके लोग जिस प्रकार के होंगे वो राज्य वैसा ही होगा। लोग जितने अच्छे होंगे राज्य उतना, लोग जितने क्रूर होंगे राज्य उतना ही होगा। और उससे भी बड़ी बात, जो राज्य है उसका शासक जैसा होगा, राज्य का चरित्र भी ठीक उसी प्रकार का। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब प्लेटो के आदर्श की हम कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जो इन्होंने अपने राज्य की जो तुलना करी है वो किस तरीके से की। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि भाई व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो ये मानते थे कि भाई राज्य जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है। और प्लेटो का कहना था कि भाई केवल चट्टानों से या फिर ईंट पत्थर से केवल राज्य नहीं बनता, जमीन से, व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। जैसा कि मैंने बताया, व्यक्तियों का चरित्र जिस प्रकार का होगा राज्य उस प्रकार। तो प्लेटो ने व्यक्ति की चेतना और राज्य की चेतना दोनों को एक ही जैसा बताया। और सभी व्यक्तियों को उसने क्या किया है, तीन प्रकार के उसने माना है कि व्यक्तियों में गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण बताया है श्रेष्ठता का। जिनमें श्रेष्ठता का गुण होगा वो राज्य का, ऐसा राज्य का निर्माण कर सकते हैं जो राज्य क्या होगा, ताकतवर। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण इसलिए किया ताकि ऐसे लोग जो श्रेष्ठ हैं वो क्या कर सके, श्रेष्ठ लोग राज्य का निर्माण करें। और श्रेष्ठ यानी सद्गुणी लोग होने चाहिए, ताकि राज्य भी कैसा बने, अच्छा बने। तो ये याद रखें। साथ ही साथ मनुष्य की वो आत्माओं को तीन तत्व मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की जो आत्मा होती है वो राज्य पे आधारित होती है, यानी जैसा लोग वैसे राज्य। और लोगों की जो आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और आपका तीसरा नंबर पे आ जाता है सुधा। सुधा जिसे हम भूख भी कह सकते हैं। जिसमें पास विवेक होगा, प्लेटो का मानना है कि वो शासक बनेगा। जिसके पास साहस होगा वो सैनिक बनेगा। और जिसके पास में सुधा या भूख होगी वो पर्सन क्या बनेगा, वो पर्सन बनेगा उत्पाद। तो इन्होंने अपने आदर्श राज्य के तीन वर्गों में या तीन तरीके से बांधा है। सबसे पहले जिसके पास विवेक होगा वो दार्शनिक राजा बनेगा। जिसके पास साहस होगा वो सैनिक बनेगा। और जिसके पास भूख होगी वो क्या बनेगा, उत्पादक बनेगा। और विवेक से राज्य का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी जो शासक वर्ग के जो लोग बनेंगे उनके पास विवेक होना चाहिए, और अपने विवेक का वो भली भांति उपयोग करते हो ताकि क्या कर सके, एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सके। इसीलिए उन्होंने पूर्णतः दार्शनिक शासकों को ही बोला है। कहा है दार्शनिक शासक क्या होता है, इसके बारे में मैं वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझ के चलना है। दार्शनिक शासक वो होंगे जो राज्य के लिए बिल्कुल, शासक बनने के लिए बिल्कुल ठीक होंगे। ना उनको शादी करने का अधिकार होगा, ना उनका खुद का निजी परिवार होगा, वो समस्त प्रजा को ही अपना परिवार माने। दार्शनिक शासक जो होगा विवेक द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा, और उस ज्ञान के जरिए वो जनता से प्रेम, और अर्थात पूरी जनता ही वो अपने परिवार की तरह समझेगा। और इस तरीके से ऐसा शासक जो बनेगा वो कभी भी अपने निजी स्वार्थों के बारे में नहीं, अपने निजी स्वार्थों के बारे में नहीं सोचेगा।
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो दुविधा का विषय होता है आज के ज़माने में भी, वो होता है उसका स्वार्थ। जो लोग अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते, वो कभी भी अपना विकास नहीं करते। इसीलिए प्लेटो ने क्या किया है, दर्शन वर्ग से पहले ही जो है विवेक तत्व को माना है। उन्होंने कहा है कि विवेक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दर्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, विवेक है। और विवेक, जो व्यक्ति अपने विवेक का ठीक ढंग से इस्तेमाल करेगा, वो क्या करेगा, शासन में आएगा और वो उसे शासन का अधिकार प्राप्त होगा। दार्शनिक शासक विवेकी और ज्ञानी होने के कारण, अगर जब वो विवेकी और ज्ञानी होगा तो वो मोह माया के जाल में या कंचन कामिनी के जाल में नहीं, उसके पास शिव की तरह यानी भगवान की तरह उसके पास ज्ञान होगा। और साथ ही साथ दूसरे प्रकार में, जैसे मैंने बताया सैनिक वर्ग के पास में क्या होगा, साहस होगा, उत्साह होगा। जिसके पास साहस होगा वो सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छे लोग माने जाएंगे और उनका मूल उद्देश्य क्या है, बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करेंगे और देश के अंदर शांति व सुरक्षा कायम करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। इस वर्ग का कार्य जो है वो विवेकी व्यक्ति यानी जो शासक वर्ग है, विवेकी व्यक्ति, उनकी आज्ञाओं का पालन करना इनका कार्य। तो ये भी याद रखना है। तीसरे नंबर पे आपका आता है शुदा। शुदा का मतलब मैंने बताया, जिन लोगों के पास भूख है वो उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्लेटो का मानना है कि मानव की आर्थिक आवश्यकता से ही प्रारंभिक रूप उदय हुआ है। ठीक? क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी होना चाहिए जो क्या करेगा, पूरी अर्थव्यवस्था को संभालेगा। और अर्थव्यवस्था को कौन संभालेगा, जो ना तो साहसी होगा ना ही विवेकी होगा। तो उसका कार्य होगा कि वो सब पूर्णता करे, इसके लिए वो उत्पादन का कार्य करे। आपको ये भी याद रखना है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और ये जो ऐसा नहीं कि केवल कृषि कार्य ही करेगा, आपके मन में ये बात ना हो, जितने अन्य कार्य बच गए उत्पादन के कार्य, वो सारे के सारे। और वो ऐसे में जो साहसी व्यक्ति है वो शिक्षा करेगा, जो क्या नाम है विवेकी व्यक्ति है वो क्या करेगा, शासन प्रबंधन का कार्य। इस तरीके से कार्य का विभाजन करके हम क्या करते हैं, कार्य विशिष्टीकरण करने का मतलब है कार्य का विभाजन करके हम एक अच्छा राज्य का निर्माण करते हैं, समाज में एकता को स्थापित। थर्ड पॉइंट आता है राज्य के हित में व्यक्तियों का हित। अब भाई प्लेटो का कहना है कि मानव का हित कब होगा, जब राज्य का हित होगा। यानी राज्य ही अगर अपना बुरा करेगा तो मानव का हित कभी भी नहीं हो सकता। मानव राज्य की चेतना का एक अंश है, अतः राज्य के हित में ही मनुष्य का हित, यानी राज्य का भला होगा तो ही मनुष्य का भला होगा। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। इसीलिए प्लेटो ने राज्य की जो है सार्वविकता की एकता पर बल दिया है। इसका मतलब यह है कि राज्य के जो शासक वर्ग है, जब वो शासन पूरे राज्य का विकास करेंगे तो इस राज्य के विकास के साथ साथ व्यक्तियों का विकास भी हो। सिंपल सी बात ये बताइए, अगर राज्य जो है वो ठीक ढंग से शासन प्रबंधन नहीं हो पाएगा राज्य के अंदर, तो व्यक्ति के जो कल्याण के कार्य हैं, वेलफेयर के जो कार्य हैं, वो कार्य नहीं हो पाए। अगला है सत्य संबंधित सिद्धांत। प्लेटो के मत के अनुसार भौतिक पदार्थ, यानी भौतिक पदार्थों का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सबकी भलाई के लिए होती है। और सबकी भलाई के लिए कब होगा कोई कार्य, जब वो सत्य से जुड़ा होगा। अगर वो सत्य से जुड़ा नहीं होगा तो सबकी भलाई का हिस्सा नहीं है। इसीलिए आदर्श राज्य में जो है सत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और सत्य की प्राप्ति कब होगी, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति की बात कर, सत्य की प्राप्ति। अब यहाँ पर आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषता है, तो यहाँ पर आदर्श राज्यों की कुछ विशेषता बताइए। सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया वर्ग विभाजन यानी क्लास डिवीजन। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर 3 वर्गों में क्या किया गया। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत मैंने बताया आपको कि यानी कार्य का बंटवारा किया गया, इसमें 3 वर्गों में बांटा गया है। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसको दक्षता प्राप्त हो। जैसे लोकतंत्र में अगर हम देखें कि जनता क्या करती है, सरकार को चुन लेती है और ये बिल्कुल लोकतंत्र को बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और एक असमझदार व्यक्ति सब एक बराबर हो जाते हैं। और लोकतंत्र में जिसके पास पैसा होता है वो क्या करता है, करता है और शासन में आ जाता है। कई बार वो व्यक्ति अच्छा गुणवान नहीं होता लेकिन फिर भी शासन में आ जाता है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं।
इसीलिए उन्होंने कहा है कि कार्य उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो उसमें दक्ष हासिल हो, यानी जिस व्यक्ति को क्या हो कि कार्य करने का अनुभव हो, दक्षता हासिल हो। दक्षता हासिल होने का मतलब वो उसमें निपुण हो। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य की उपेक्षा करके दूसरा कार्य में हस्तक्षेप करता है तो वो अकुशल अकुशल होता है। जैसे कोई नाई है जिसको बाल काटने का क्या है कौशल प्राप्त है, और इस नाई से अगर हम बढ़ई का काम करवाएं तो क्या ये अच्छे से कर पाएगा? आप बोलोगे नहीं कर पाएगा। अगर हम किसी बढ़ई से नाई का काम करवाएं, ठीक उसी प्रकार से वो कहता है कि ये अकुशलता होगी, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप से क्या होगा? अज्ञान और दोष उत्पन्न होगा। प्लेटो ये भी कहते हैं कि मनुष्य में प्रकृति ने मनुष्य में कुछ योग्यताएं प्रदान करी है। आप जानते हो हर एक मनुष्य में कोई ना कोई क्वालिटी है, और व्यक्ति को उस क्वालिटी का लाभ उठाना चाहिए। इस आधार पे उन्होंने समाज में 3 वर्ग बांटा है। पहला दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, और तीसरा उत्पादक वर्ग। यानी ये आपका सुधा वर्ग है। जैसा कि अभी बताया गया था, ये साहस जिस व्यक्ति के पास होगा वो सैनिक बनेगा, और जिस व्यक्ति के पास विवेक होगा अब वो व्यक्ति क्या बनेगा? दार्शनिक बनेगा। दार्शनिक वर्ग में विवेक की प्रधानता होती है, और जिससे समाज का कल्याण और संतुलन बनाए रखता है। यदि इस वर्ग के लोग जो है दार्शनिक होंगे तो वो कार्य पूरे अन्यथा, यानी केवल राजा फिलोसफर होगा तो वो नहीं होगा, उसमें विवेक भी होना चाहिए। जो वर्ग उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है, सैनिक वर्ग जो है वो क्या करता है? वर्ग उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। देश में शांति सुरक्षा कारी इसकी होती है? सैनिकों की होती है। तो जिसके पास साहस ज्यादा होगा वो सैनिक बनेगा। तीसरे नंबर पे होती है आपकी सुधा। सुधा जिसे हम भूख भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम कहेंगे तृष्णा। तो ये भी याद रखो, तृष्णा। तो तृष्णा जिसके पास होगी, ये वर्ग क्या करेगा? राज्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। चाहे वो कृषि से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, अन्य किसी भी से संबंधित हो। इस प्रकार तीनों वर्गों का कार्य अलग अलग रखा है, और तीनों एक दूसरे से अनुपूरक है, यानी कोई किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और तीनों वर्ग जब उचित रूप से संयम बनाकर काम करेंगे तो ही राज्य आत्मनिर्भर, एकता, स्थायित्व और मजबूत बनेगा। और प्लेटो के अनुसार समाज में इनकी रचना कार्य विभाजन के आधार पर हुई है, यानी हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग है। श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार इनको चलना चाहिए। सेकंड नंबर का पॉइंट आपका आया था न्याय की प्राप्ति। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिलता ही न्याय है। मैंने बताया था प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, ये रिपब्लिक बुक में, ये जो रिपब्लिक बुक है इसके अंदर न्याय के बारे में इन्होंने बेसिकली ये जो राज्य बनाया है वो न्याय के लिए ही बनाया है। तो प्लेटो का तात्पर्य केवल इतना सा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपने कुछ गुणों के साथ पैदा होता है और उसमें वो कुशल रहे। प्लेटो ने मानव की जो आत्मा है उसका विशाल रूप माना है, और उसने कहा है कि उसकी आत्मा के 3 गुण होते हैं, उत्साह, विवेक और तृष्णा, जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इस आधार पर दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का जन्म होता है। ये 3 जब अपने अपने कार्य करते हैं तो समाज में न्याय स्थापित अवश्य होता है। नहीं, जब कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो ये बात तो प्लेटो ये कहते हैं। दूसरी बात, प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक भाव और सद्गुण के रूप में स्वीकार। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को सद्गुणी बताया है। कहा है कि जब सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य का पालन करेंगे, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कोई विवाद नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होंगे, और कोई मतभेद नहीं होगा तो कोई अपराध नहीं होगा, और कोई जब अपराध नहीं होगा तो फिर कोई न्याय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए नागरिकों को अपने कर्तव्य के पालन पर जोर देना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि नागरिक के अंदर अपने कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो न्याय की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने कर्तव्य की बोध कराने की बात कही है। साथ ही साथ आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था व्यक्ति व राज्य के हितों में एकता स्थापित करती है। इंपॉर्टेंट, प्रत्येक व्यक्ति न्याय सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा, ये भी आपको याद। हर एक व्यक्ति न्याय के सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा और उसे पूर्ण संतुष्ट, सुख और संपन्न की प्राप्ति होगी। और हर एक व्यक्ति जब अपनी भूमिका निभाएगा तो इससे सब में सुखी आएगी, संतुष्टि आएगी, और साथ ही साथ में वो प्रसन्न भी रहेगा। समाज के 3 वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पूरा पालन करने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है, यानी तीनों के लिए अपने अपने कर्तव्य अलग अलग कर दिए गए और उनको शिक्षित भी किया गया है कि किस तरीके से उन्हें एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। इससे क्या होगा? कार्यकुशलता आएगी, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और
समाज में उचित सामंजस्य स्थापित होगा। न्याय जो है, न्याय ही आदर्श राज्य की आधारशिला है। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। उन्होंने कहा है कि भाई राज्य द्वारा शिक्षा नियंत्रित होनी चाहिए राज्य के अंदर। प्लेटो ने राज्य की यानी सरकार ही जो होगी वो सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था का पालन करेगी, यानी वही पालन करता होगी, वही व्यवस्था करेगी सारी की। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समाज में 3 वर्गों की अनूठी प्रणाली शिक्षा प्रणाली को पेश किया है। यानी 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने आदर्श राज्य के बताई है। इसमें उत्पादक वर्ग के लिए कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है, उत्पादक वर्ग को कुछ नहीं करता क्योंकि उनके अंदर भूख है, तृष्णा है, तो वो केवल वही करेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना एक रचनाकार साधन है जिसमें व्यक्ति को समाज के आदर्श कार्य के अनुकूल ढाला गया। यानी ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति को जो कार्य करना है वो उसी हिसाब से शिक्षा ग्रहण करे। ये नहीं कि जैसे आज के ज़माने में हमको करना कुछ और है लेकिन हम सब पढ़ एक चीज़ रहे। 10 साल के बाद हमें डिसाइड होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। किसी का 10th क्लास तक रहता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। प्लेटो कहता है ऐसा नहीं होगा। उनके यहाँ पर उनको क्या करना है ये उसको पता होना चाहिए और उसी अनुकूल शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा का दार्शनिक वर्ग का सर्व यानी दार्शनिक वर्ग का मतलब है जो शासक वर्ग है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दार्शनिक राजा ही शासन प्लेटो का अंतिम लक्ष्य, यानी दार्शनिक राजा बने वही प्लेटो का मेन लक्ष्य है और सारी की सारी शिक्षाएं उसको प्राप्त होनी चाहिए उस दार्शनिक राजा को, तभी वो सद्गुण यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करेगा। आई बात समझ में आप सभी को? अगला अब आपके मन में आएगा सवाल कि सद्गुण को उन्होंने क्या माना, ज्ञान माना। प्लेटो ने सद्गुण को ही क्या माना है, ज्ञान माना। उसे सीखने की व्यवस्था अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से की है और शिक्षा व्यवस्था के अंदर उन्होंने कहा है कि कैसे सद्गुणी बनेगा। प्लेटो की शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक घटक जो है वो परिपूर्ण होकर अपना अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। यानी जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे वो, और उसके बाद शिक्षा जो भी शिक्षा मिलेंगी उससे उनका विकास होगा, बौद्धिक विकास, और हर एक व्यक्ति अपना क्या। प्लेटो ने आदर्श राज्य के संचालन के लिए शिक्षा को सकारात्मक साधन ने कहा है कि राज्य में अगर उचित रूप से सारी व्यवस्थाएं चलानी है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन। अगर हमें न्याय बनाना है तो समाज में लोगों को शिक्षित करना, और ये शिक्षा प्रणाली व्यक्ति की सामाजिकता के भाव को उत्पन्न करती है, ये भी याद रखना है। प्लेटो ने शिक्षा को हाथ में केंद्रित किया है और प्लेटो ने यूनानी परंपरा के अनुसार जो है शिक्षा को नागरिक के चरित्र के निर्माण में बल देने का प्रयास किया। प्लेटो ने क्या किया है कि भाई राज्य के अनुसार शिक्षा निर्धारण की जाएगी, राज्य ही कंट्रोल करेगा और शिक्षा के जरिए नागरिक का चरित्र सुधारा जाएगा जिससे राज्य का और नागरिक का दोनों का ही विकास होगा। प्रोफेसर एक सेबाइन है, उनका क्या कहना है, प्लेटो का राज्य पहला सबसे ऊंचा, प्लेटो ने अपने राज्य में सबसे ऊंचा स्थान अगर और पहला स्थान किसी को दिया है तो वो शिक्षा को दिया है, क्योंकि शिक्षा के जरिए जो है दार्शनिक राजा उत्पन्न होगा, शिक्षा के जरिए लोगों को कर्तव्य का बोध होगा, शिक्षा के जरिए समाज में व्यवस्था। अगला है संपत्ति और पत्नियों का साम्य। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के 2 तरीके बताए। सबसे पहला शिक्षा को अच्छा करना है, दूसरा है साम्यवादी। साम्यवाद का मतलब है कि यहाँ पर जो दार्शनिक राजा होगा, जो शासक होगा, शासक को क्या करेंगे, अलगाव करेंगे। अलगाव का मतलब है शासक को अलग रखेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासक वर्ग को ना तो अपना निजी परिवार रखने का अधिकार होगा, ना ही निजी संपत्ति, यानी जो भी शासक होगा वो बिल्कुल अलग रहेगा, ना उसकी पत्नी बनेगी ना उसका परिवार, वो बिल्कुल अलग रहेगा। प्लेटो का मानना है इससे क्या होगा कि जो राजा होगा वो परिवार के मोह में नहीं फंसेगा और परिवार के जाल में नहीं फंसेगा, पूरी ईमानदारी से कार्य करेगा और पूरी की पूरी जो प्रजा होगी वो उसको अपना मानेगा, वो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं। इस परिणाम स्वरूप न्याय के मार्ग का अवरुद्ध होता है, संपत्ति का मोह भी ऐसे ही। अब यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके जरिए राजा जो है उसका चरित्र क्या हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। भ्रष्ट ना हो चरित्र, इसके लिए वो क्या कहते हैं कि भाई राजा को साम्यवादी स्वरूप अपनाना पड़ेगा। अतः प्लेटो का शासक जो सैनिक वर्ग होगा वो किसी भी जो है कंचन कामिनी का मतलब यहाँ पर क्या है कि मोह माया में ना फंसे, ऐसे मुक्त रहे, और इसके लिए साम्यवादी व्यवस्था की इसने। पारंपरिक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है कि
शासक वर्ग को चिंताओं से मुक्त रहना, और इससे वो क्या करेगा, उस पूरे समाज का हित सोचेगा। प्लेटो अपनी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, इसके लिए बोलते भी हैं, वो शिक्षा व्यवस्था भी करते हैं कि कैसे इसको लागू किया जाए। तो उन्होंने बताया है, इसकी तुलना में साम्यवाद में शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वो कहते हैं शिक्षा दी जाएगी इसके लिए शासक वर्ग को, कि उसको अपना परिवार से अलग रहना है। इसके द्वारा शासक सैनिक वर्ग को न्याय के आदर्श अनुकूल में ढाला जाए, यानी शासक को भी और सैनिक वर्ग दोनों को न्याय के अनुकूल में बिना शिक्षा के नहीं ढाला जाए। शिक्षा में उसे एक एक चीज बताई जाएगी कि क्या चीजें उसकी होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, क्या चीजें रखेगा, क्या चीज। तो साम्यवादी व्यवस्था शासक वर्ग में होने वाले लाभ से वो दूर। अगला है श्रम का विभाजन। श्रम का मतलब कार्य का विभाजन। यहाँ पर कार्य के विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर श्रम विभाजन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्लेटो का मानना है कि समाज का कोई भी सदस्य स्वयं अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता। समाज में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो खुद ही अपनी सारी की सारी जीवन को पूर्ति, उसे अपनी किसी न किसी जरूरत के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है। एग्जाम्पल, नाई के पास हमें जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास ठीक इसी प्रकार से उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और समाज के कोई सदस्य और हर कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज एक ही पर्सन उत्पन्न, अलग अलग चीजों के लिए। अगर आपको जूतों की मरम्मत करनी है तो आपको कोची के पास जाना है, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपको दुकानदार के पास। इस तरीके से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, और उसको जो कार्य उसको मिला हुआ है वो कार्य विभाजन ही है, जिसमें वो गुण है। अतः समाज मानवीय और पारस्परिक सेवाओं और उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान का ताना बाना। समाज की व्यवस्था जो है कार्य विभाजन पर टिकी हुई है। तो कार्य विभाजन समाज में होना जरूरी है। इससे क्या होगा, सभी व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं। सातवां, स्त्री पुरुष की समानता। प्लेटो जी जो राज्य का सिद्धांत है उसमें स्त्री और पुरुष को समानता देते हैं। प्लेटो के अनुसार स्त्री और पुरुष समान है। शासक वर्ग जो है वो, उसमें शासक वर्ग जो है अभिभावक वर्ग बनने का अवसर स्त्रियों को भी प्रदान किया, स्त्रियां भी क्या कर सकती है, स्त्रियां भी याद रखना है। इस विचार के पीछे प्लेटो का मानना है कि स्त्रियों की दशा सुधरती है, इससे जो स्त्रियां हैं वो अपनी स्थिति को सुधार सकती है, और पुरुषों के समान स्त्री भी राज्य के कार्यों में बराबरी का हक देकर प्लेटो स्त्री को घर की रसोई तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें उस जगह से मुक्त करके वह राज्य के और दायरे का भी काम को देते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें शासन में भूमिका मिला, उन्हें साथ ही साथ में समाज में पुरुषों के समान बराबरी का मौका मिला। तो इस तरीके से स्त्री और पुरुष की समानता बात। प्लेटो का मानना है कि स्त्री और पुरुष प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से अलग अलग है। बाकी उनकी, अगर हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अगर छोड़ दें तो योग्यता के अंतर स्त्रियां भी योग्य होती हैं कि वह राजनीतिक सैन्य कार्यों में भाग ले सके। यानी बायोलॉजिकल थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे अंदर और पुरुष। इसके अलावा स्त्री ने कई बार पुरुषों से बेहतर शासक, पुरुषों से अच्छे निर्णय लेने वाली, पुरुषों से अच्छे घर संभाल कर उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो जिम्मेदार है। ये भी आपको याद रखना। प्लेटो का सिद्धांत राज्य, विशेषकर आधुनिक राज्यों का, तो ये एक आधुनिक, देखो कोई भी, जैसे अगर इनके शिष्य की बात करते हैं, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु जिनका नाम था, अरस्तु ने तो डायरेक्टली कह दिया था कि मेरे राज्य का जो सिद्धांत है, उन्होंने नागरिक के अंदर, नागरिकता में महिलाओं को नहीं रखा, नागरिकता में अधिकारों की कहां से बात। सातवां देखो क्या है, सांविवी एकता यानी ऑर्गेनिक यूनिटी। प्लेटो के अनुसार राज्य की आत्मा का विराट रूप है, और मानव शरीर की तरह राज्य का भी अपना शरीर होता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शरीर को अंग के विभिन्न प्रधान, यानी जो राज्य है वो शरीर के अंग का प्रधान है, और राज्य शरीर के अंगों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है। यानी जैसे मस्तिष्क होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। ठीक उसी तरीके से राज्य जो है वो क्या करना चाहिए, सरकार यानी दार्शनिक राजा को क्या करना चाहिए कि सभी के ऊपर वो को पूरा कंट्रोल होना चाहिए। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए सार्वजनिक एकता पर बल दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा व्यक्ति का दमन नहीं करना, बल्कि इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य की प्राप्ति है। कौन कौन से लक्ष्य हैं देखो। सबसे पहली बात वो कहता है कि वह व्यक्ति के नैतिक और सार्वजनिक जो है एकता पर बात करते, कहते हैं कि व्यक्ति को सार्वजनिक और एकता यानी नैतिक रूप से वो किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, किसी प्रकार का अंतर नहीं। उनका कहना है कि आदर्श राज्य में व्यक्ति एक
सद्गुणी व्यक्ति और सद्गुणी नागरिक दोनों की भूमिका। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में सुदृढ़ और जो है तर्कपूर्ण एकता प्रदान करना है, क्योंकि उसका मानना है कि सर्वोत्तम अच्छाई के अंदर वह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य में व्यक्ति और राज्य दोनों का हित परस्पर नहीं पाया जाता। नहीं, राज्य ही जो है वो कई बार व्यक्तियों से ऊपर होता है। नहीं, शासक वर्ग जो है वो कई बार उपेक्षा भी कर सकता है। आप इन 3 पॉइंटों को याद नहीं रख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी याद तो विधि की उपेक्षा, विधि का मतलब होता है कानून। कानून को भी ये कहते हैं, प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक शासक को शासन चलाने के लिए लिखित कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखित कानून उस पर बाधा डालते हैं। अगर राजा दार्शनिक है, दिमाग वाला है, तो उसको परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले। अगर परिस्थिति खराब है तो कानून से बढ़ के भी है, उसे कानून के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक शासक में ही ज्ञानी है, क्योंकि उसकी ज्ञान ही, अब जब शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था में हम देखेंगे प्लेटो ने कैसे बताया कि एक जो राजा है उसकी शिक्षा लगभग वो 50 साल तक चलती है। तो इस 50 साल में उसको हर चीज का ज्ञान हो जाता है, हर परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिसकी वजह से उसे किसी भी लिखित विधि के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। उनका अनुसार सद्गुणी ज्ञान है, और जो है राजा एक सद्गुणी व्यक्ति बनेगा, तो प्लेटो ने दार्शनिक शासक को कानून के अंकुर से मुक्त रखा है, ये आपको याद रखना। अगला है कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण। भाई प्लेटो का मानना है कि तत्कालीन यूरोप में कला और साहित्य की स्वतंत्रता के नाम पर जो वातावरण नागरिकों को दिए जाते थे वो अनैतिक थे। इसका रीजन ये है कि भाई प्लेटो ने तत्कालीन एथेंस में कला और साहित्य के विपरीत रूप को अच्छी तरह से पहचान लिया। यानी अगर व्यक्ति कला और साहित्य में ही बिल्कुल लगे रहेंगे, इससे समाज विकास की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए कला और समाज पर नियंत्रण हमें थोड़ा रखना चाहिए। याद रखना आपसे, जैसे आज के ज़माने के जो लोग, आप देखते हो बहुत सारे इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, हमारी जो आधी जनरेशन है वो इसमें ही बर्बाद। तो इस तरीके से वो कहते हैं, पहले के ज़माने में तो कला और साहित्य मनोरंजन का वही साधन था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस पर रोक लगानी चाहिए। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नागरिकों को नैतिक उत्थान की दृष्टि से संगीत, कला और साहित्य आदि से अंशों पर बात करते हैं, और वो डायरेक्टली कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जो सबके प्रभाव को, मतलब लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव ना डाले। इस प्रकार प्लेटो विकृत काल में साहित्य पर प्रतिबंध लगा। 11 नंबर का पॉइंट है, राज्य पर कोई ऐतिहासिक विकास नहीं। राज्य कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है। प्लेटो ने अपने राज्य के सिद्धांत में बताया कि जो राज्य है वो एक आध्यात्मिक विचार है। उन्होंने माना है, उन्होंने तीन भागों को स्वीकार किया है, आत्मा, विवेक, शौर्य और कृष्ण रूप। तो ये तीनों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य में जो व्यक्ति विवेकी होगा वो शासक बनेगा, जो व्यक्ति शौर्य यानी जो साहस रखेगा क्या बनेगा, बनेगा, जो व्यक्ति तृष्णा यानी भूख जो आपका सुधा होगा वो पर्सन को उत्पादन करेगा। तो उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो सबसे अच्छे राज्य का आभास कराता है। और आपको भी ये पता चला होगा कि प्लेटो का जो राज्य है वो उन्होंने, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो हो जाती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे तक शेयर करो। ये आपकी स्क्रीन पर नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप इसको कर सकते हो फॉर फर्दर। बाकी मिलते हैं हम आपसे किसी अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय